मैं अपनी सास की पसंद की लाई हुई बहू नहीं थी। शादी के 5 साल तक मैं और अहमद एक दूसरे के साथ रहे। इन 5 सालों में हमारे यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हुई। मेरी सास जब भी मुझे और अहमद को एक साथ देखती थी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जब मेरी बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे शोहर ने सोचा कि मैंने अपने बहनों की तो शादी कर दी है, कल को इनकी भी शादी करनी है, इसलिए मुझे बाहर के मुल्क जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने बाहर का वीजा अप्लाई किया और वो बाहर चले गए। अभी इनको बाहर गए हुए कुछ ही महीने हुए थे कि मेरे पर फालिज का अटैक आया। मेरी सास फोन करती हैं अपने बेटे से और कहती हैं कि बेटा तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ, मरियम की तबीयत बहुत खराब है। जिस पर मेरे शोहर ने कहा कि मैं अभी कुछ ही दिन पहले आया हूँ और मरियम की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक क्या हुआ। जिस पर मेरी सास ने कहा कि बुरा वक्त पूछ कर या बताकर थोड़ी आता है, बेटे तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ, मुझसे नहीं देखा जा रहा, तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अहमद ने कहा कि मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा तो इनके इलाज का खर्चा कहाँ से लूंगा, मैं यहाँ पर रहकर काम करूंगा और पाकिस्तान पैसे भेजूंगा, आप मेरी बीवी का इलाज करवाएं, अगर मुझे यहाँ दिन रात भी काम करना पड़ा तो मैं करूंगा। अहमद जहाँ पे काम करते थे वहाँ के ओनर के पास जाकर कहते हैं कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे 20 घंटे काम करना है, आप मुझसे ओवर टाइम काम करवा लें। अहमद ने बाहर के मुल्क मेरे लिए इस कदर मेहनत की और उन्होंने इतने ज्यादा पैसे भेजे जिससे मेरा इलाज शुरू करवाया गया, मेरे टेस्ट करवाए गए और जिसके बाद मेरा इलाज शुरू हुआ। मेरी सास से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतना पैसा कमा रहा है तो मैं सारा इसी पर लुटा दूं। अब मेरी सास ने मुझ पर पैसे लगाने बंद कर दिए और मेरे शोहर को यही कहती रही कि हाँ तुम इसका इलाज के लिए पैसे भेजते रहो और हम इसका इलाज करवा रहे हैं। अब मेरे शोहर जब भी पैसे भेजते तो मेरी सास अपनी बेटियों को बुला लेती थी और पार्टियां करती थी। मुझे एक कोने में लगाया हुआ था, ना मेरी बच्चियों को खाना देती थी, ना मेरे घर की सफाई करती थी, ना मेरी सफाई का ख्याल रखती थी। मेरे से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी, मैं इस कंडीशन में थी कि ना तो मैं हिल सकती थी, ना बोल सकती थी और ना चल सकती थी। बस मैं देखी जा रही थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर 3 साल की बच्ची और 4 साल की बच्ची को भी इन्होंने नहीं बख्शा। जब मेरे शोहर कॉल करते थे और पूछते थे कि मेरी बीवी और बच्चियों का क्या हाल है तो मेरी सास उसी टाइम आके मुझे साफ सुथरा करके देती और मुझे मेरी बच्चियों के आगे खाना रहती कि तुम्हारी बीवी ठीक है और तुम्हारी बच्चियां भी खाना खा रही हैं। अब मेरी एक नंद जो कि उसका शोहर बैरून मुल्क काम करता था, वो भी अपनी बेटी को लेकर इसी घर में रहने आ गई। उसने आते ही कहा कि अम्मी इतनी गर्मी में मुझसे तो नहीं रहा जाता, मुझे तो एसी की आदत है, आप ऐसा करें कि मरियम भाभी को इस कमरे से निकालें, इनको स्टोर रूम में डालें और हम वहाँ पे रह लेंगे। अब मेरी सास मेरे कमरे में आती हैं और आकर कहती हैं कि तुमने इस कमरे में इंतहा की बदबू फैलाई हुई है, ऐसा करो तुम स्टोर रूम में चली जाओ, तुम्हारी हड्डियों के लिए एसी की हवा अच्छी नहीं है। मैं बस उनको देख ही रही थी, ना मैं चल सकती थी ना मैं बोल सकती थी। अब मुझे वहाँ से निकाल कर स्टोर रूम में डाल दिया। अब जब मेरी 3 और 4 साल की बेटी भूखी रहती थी तो किचन में जाकर जो कुछ बचा होता था वो खाना खा लेती थी। मेरी सास मेरे शोहर को फोन करके कहती है तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी बच्चियों को चोरी की आदत डाल रही है, बच्चियां किचन से आकर खाना चोरी करती हैं। इसी तरह जब 6-7 महीने गुजर गए तो मेरे शोहर जहाँ पे काम करते थे वहाँ के ओनर ने उनसे कहा बहनों का दुख क्या होता है मैं समझ सकता हूँ, तुम घर चले जाओ मैं और अपनी बीवी का ख्याल रखो और जब तक तुम्हारी बीवी ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें माहाना आमदनी भेजता रहूंगा। मेरी सास और मेरी नंद ने मिलकर प्लान बनाया कि हम मरियम को रास्ते से हटा देते हैं, ना मरियम होगी और ना ही कोई रोला होगा। मेरी सास और मेरी नंद ने स्पेशल मेरे और मेरी बच्चियों के लिए खाना बनाया, मेरे खाने के अंदर जहर की गोली डाल दी। मेरी 4 साल की बच्ची ने जब ये सुना तो उसने अपने बाबा को कॉल किया और बोला कि बाबा आप जल्दी से आ जाएं, फुफ्फो और दादो मेरी मम्मा को जहर देकर मार रही हैं। मेरी बेटी ने तो टूटे टूटे लफ्जों में बताया मगर मेरे शोहर को इसकी बात की समझ आ गई। जहाँ पे उन्होंने 1 महीने बाद आना था अगले ही दिन उन्होंने टिकट करवाई और वो पाकिस्तान आ गए। अब मेरी सास ने जिस खाने में जहर मिलाया था वो प्लेट मेरी बेटी को दी और कहा कि जाओ अपनी मम्मा को जाकर खाना दो। अब बेटी खाना लेकर मेरे पास आ रही थी तो उसके हाथ से सालन की प्लेट नीचे गिरी और सारा सालन नीचे गिर गया। मैंने उसे इशारे से समझाया कि बेटा सारा सालन साफ करो वरना फुफ्फो आकर गुस्सा करेगी। उसने पास पड़े मेरे दुपट्टे से सालन साफ किया और बेड के नीचे छुपा दिया। मेरी सास और नंद को लगा कि मैंने खाना खा लिया और अभी बेहोश होकर गिरी है। रात के टाइम उन्होंने मेरे मुंह पर तकिया रखकर मेरी सांस को दबाने की कोशिश की। अभी वो ये सब कर ही रही थी कि दरवाजा बजने लगा। जब उन्होंने दरवाजा ना खोला तो मेरे हस्बैंड दरवाजा फलांग कर घर में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि मेरी सास मेरे ऊपर बैठकर मेरे सांस दबा रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा तो फौरन आगे आकर कहने लगी कि हम तो सिर्फ इसके पास जाकर इसकी सांस को देख रहे थे, इसकी सांस आ रही है कि नहीं, इसकी सांस की आवाज सुन रहे थे। अहमद ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, हम सुबह बात करेंगे। सुबह होते ही अहमद मुझे सबसे पहले डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी को प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से और प्रॉपर दवाई ना होने की वजह से ऐसा हुआ है। अहमद ने डॉक्टर से कहा कि आप मेरी बीवी का इलाज स्टार्ट करें, पैसे की फिक्र ना करें। मुझे रिकवर होते होते 2 साल लग गए। 2 साल के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे अलग घर लेकर दिया और मेरी सास को अलग घर लेकर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं अपनी बच्चियों और अपने शोहर के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ।